हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग एनआरए के बारे में बात करेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आई हैं इसमें और क्या क्या इसमें होने वाला है। तो आपको मैं पॉइंट के माध्यम से इसमें बताऊँगा, आप लोग जुड़े रहिए, आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी एनआरए से रिलेटेड। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एनआरए क्या है और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है भविष्य में। और अगला पॉइंट रहेगा हमारा एनआरए के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी या फिर कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए यह एनआरए बनाया गया है। ठीक है, और अगला पॉइंट होगा हमारा क्या राज्यों की एजेंसियों के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी, यानी कि राज्य सरकारें जो परीक्षाएं कराएंगी क्या वह भी इस एनआरए के साथ इंक्लूड कराई होगी। और अगला पॉइंट होगा हमारा एनआरए की सीईटी परीक्षा के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका सिलेबस और इसकी योग्यता क्या होगी। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और अगला पॉइंट होगा हमारा सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा, इस परीक्षा को कितनी बार आप दे सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सीईटी परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी और यह परीक्षा साल में कितनी बार संपन्न होगी, इसमें आवेदन के लिए क्या आयु सीमा है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपको बनाया है और आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगला पॉइंट होगा सरकारी नौकरी के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी सीईटी के तहत। जब सीईटी का एग्ज़ाम शुरू होगा तो उस दौरान सरकारी नौकरी के लिए क्या प्रोसेस होगी चयन की। अगला पॉइंट होगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही है जो ज़्यादा पूछा जाता है, क्या इस एग्ज़ाम को पास करते ही हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो अभी हम लोग समझेंगे क्या है इसके बारे में और क्या नौकरी पक्की होगी या फिर कितना समय लगेगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। और आखिरी पॉइंट है इसके बारे में, क्या इससे जल्दी नौकरी मिलने के आसार होंगे, केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। फर्स्ट पॉइंट हमारा है एनआरए क्या है और इसका क्या फ़ायदा हमको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या है कि बेसिकली इसमें बताया मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरने या ढेर सारी परीक्षाएं अब देने की ज़रूरत नहीं है छात्रों को। अभी क्या होता था, कोई एग्ज़ाम निकला, सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अब सभी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। किसी का कोई एग्ज़ाम क्रैश हो गया, किसी का एक ही दिन पढ़ रहा है या अगले दिन है तो उसको एक एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ता था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये बनाया गया है। तो यहाँ पर एक देश एक भर्ती परीक्षा की मंजूरी प्रदान कर दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एनआरए के गठन के साथ ही अलग अलग विभागों के लिए आपको अलग अलग परीक्षाएं अब देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही परीक्षा के अंकों के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक प्री लेवल का काम करेगा, जो भी आपका एनआरए के तहत जो परीक्षा होगी सीईटी, वह आपका प्री लेवल का काम करेगा। उसको देने के बाद आप आईबीपीएस, रेलवे और बैंकिंग के लिए एसएससी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे सीईटी का। ठीक है, हम लोग अभी समझते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में अभी। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही मतलब युवाओं के लिए एक वरदान बताया है और उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि इससे काफ़ी मतलब छात्रों का समय बहुत बचेगा इसको लागू होने के बाद। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है एनआरए के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो एनआरए के तहत आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की परीक्षाएं कराई जाएंगी। फ़िलहाल अभी इन तीनों एजेंसियों के अंतर मतलब इन्हीं तीन परीक्षाओं को ये एनआरए के तहत सीईटी एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा चयन की प्रक्रिया, ये भी हम लोग समझेंगे अभी आगे आने वाले पॉइंट में। क्या राज्यों की एजेंसियों के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो वर्तमान में सीईटी का स्कोर सिर्फ 3 एजेंसियों तक ही सीमित होगा, मगर सीईटी का स्कोर ना सिर्फ राज्यों बल्कि केंद्र व निजी क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों के साथ भी इस स्कोर को साझा किया जाएगा। हो सकता है भविष्य में राज्य सरकार भी इसको मान्य कर लें या फिर राज्य सरकार की कोई भर्ती प्रक्रिया में भी इनको सीईटी का वैलिड कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। तो अभी क्या है कि इसका प्रोसेस क्या होगा चयन का।
अभी सपोज़ आपने IBPS का एग्ज़ाम दिया या फिर SSC का एग्ज़ाम देते हैं, आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, तो रेलवे का एग्ज़ाम बाद सभी बच्चों ने रेलवे का डाल दिया, सभी बच्चे रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है प्री देने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा, आप एक एग्ज़ाम देंगे CET का, उसको आप पास कर लेंगे, उसका आपको जो भी आपका मार्क आएगा, उसके बाद सपोज़ आपका रेलवे ने एग्ज़ाम कराया, तब रेलवे अपना वैकेंसी निकालेगा, तो उसमें कहेगा सपोज़ 200 नंबर का पेपर है CET का, ठीक है, आपने उसमें जितना भी नंबर स्कोर करा वो आपका स्कोर कार्ड हो जाएगा। अब रेलवे ने अपना वैकेंसी निकाला, तो रेलवे कहेगा कि हमको 150 वाला बच्चा चाहिए, तो 150 से इसके नंबर हैं, तो वो रेलवे का मेंस का एग्ज़ाम देगा, बाकी सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सपोज़ IBPS निकाला, IBPS ने और ज़्यादा अपना कट ऑफ रख दिया CET का, तो IBPS ने बोला कि हमारा जो बच्चे CET में 170 नंबर लाया होगा, हम उन्हीं को मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए मतलब अलाउ करेंगे। तो वो सारे बच्चे जो CET का एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका मार्क्स 170 के आसपास 70 तक है या उस कट ऑफ से ऊपर है, तो वो IBPS का देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों एजेंसियाँ CET के मार्क को अलग अलग तरीके से अपना डिफ़ाइन करेंगी, तो वह मेंस के लिए इनवाइट करेगी बच्चों को। तो ये इसमें प्रोसेस अपनाई जाएगी। और हमारा अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं। NRA की CET परीक्षा के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा। हाँ, अभी सिलेबस के लिए तो देखेंगे, अभी इसमें क्या होगा, सिलेबस तो तीनों का मिक्स होके आएगा। जैसे कि बैंकिंग में क्या है कि हमारा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है, SSC में इंग्लिश भी है, सबको GS भी आता है। रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस और GS का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी क्या होगा कि सभी को मिक्स करके एग्ज़ाम आपका CET करवाया जाएगा। अलग अलग शैक्षिक योग्यताओं के लिए अलग CET परीक्षा आयोजित होगी। अभी 3 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी, यानी कि 10वीं लेवल का, 12वीं और ग्रेजुएट स्तर पर इसको अभी लॉन्च किया जाएगा। यानी कि 10वीं के बाद आप एक परीक्षा देंगे CET की, 12वीं के बाद आप सब परीक्षा देंगे CET की और ग्रेजुएट स्तर की CET देंगे। अगर आपको तीनों में जाना है, अगर आप सोचते हैं कि हाई स्कूल वाली मुझे नौकरी करनी है, तो आपको हाई स्कूल का CET एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंपलसरी। आप सपोज SSC का CHSL एग्ज़ाम में आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको 12 मतलब 12वीं लेवल का आपको CET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप SSC CGL या फिर कोई भी ग्रेजुएट लेवल की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप CET देंगे ग्रेजुएट लेवल का। तो आपको अलग अलग तीनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे CET का, तीनों लेवल आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएट लेवल का CET क्लियर कर लिया तो आप उसके लिए मतलब हाई स्कूल वाला भी एग्ज़ाम भर देंगे, 12 वाला भी एग्ज़ाम भर देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको हाई स्कूल में जाना है तो आपको हाई स्कूल लेवल का CET देना पड़ेगा, ऐसे ही 12वीं लेवल का CET आपको देना पड़ेगा, ग्रेजुएट लेवल का CET देना पड़ेगा, यानी अलग अलग CET सभी के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। अब परीक्षा का सिलेबस 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन स्तर के आधार पर ही होगा। अब जो CET होगा हाई स्कूल वाला, तो उसमें हाई स्कूल लेवल के प्रश्न आएंगे। जो इंटर लेवल का होगा, 12 लेवल का होगा, तो उसमें 12 लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ग्रेजुएशन का होगा तो उसमें उसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका सिलेबस की बात, और इसकी योग्यता हम लोग देख ही लिए हैं क्या होगा इसमें, 10th, 12 और ग्रेजुएट लेवल का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा CET का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस परीक्षा को कितनी बार छात्र दे सकता है, ठीक है। तो CET का जो स्कोर परिणाम घोषित होगा, उसके 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। जिस दिन आपका CET का रिजल्ट आएगा, उस दिन से आगे 3 साल तक आपका CET का वैलिड स्कोर मतलब स्कोर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई अपना स्कोर को बढ़ाना चाहता हो तो वह बार बार यह परीक्षा दे सकता है, और इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि यह परीक्षा साल में वर्ष में 2 बार करवाई जाएगी। हर 6-6 महीने के अंतराल में ये परीक्षा कराई जाएगी, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई अगर स्कोर नहीं अच्छा आ पा रहा है तो वह 6 महीने बाद फिर से अच्छा पढ़ाई करके अपना स्कोर को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये रही इसकी स्कोर की बात। मतलब हम लोग देखते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। CET परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी और यह परीक्षा साल में कितनी बार आयोजित कराई जाएगी। इसमें आवेदन के लिए क्या क्या आयु सीमा निर्धारित करी गई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के मुताबिक CET की परीक्षा 12 भाषाओं में होगी, ठीक है। अभी तक क्या है कि हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम करवाए जाते थे, अब इसको 12 भाषाओं में भी मतलब 12 भाषाओं में कराया जाएगा। तो अभी 12 भाषाएं होंगी, उसके बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए न्यूनतम, हाँ, आयु सीमा की बात देख लेते हैं। ये काफ़ी
ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें न्यूनतम जो सीमा होगी वह 18 वर्ष होगी और सीईटी में अधिकतम आयु सीमा मौजूदा नियमों के तहत ही होगा। जो अभी तक नियम चले आ रहे हैं अधिकतम सीमा के, वही इसमें लागू होंगे। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु की सीमा में छूट भी मिली हुई है। तो वह उस तरीके से देखेंगे अपना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरी के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अब इसमें चयन किस तरीके से होगा, तो ये तो आप पता चल गया आपको कि ये सीईटी प्री लेवल का एग्ज़ाम है। इसको आपको प्री दे के आप लोग बैठ जाएंगे, आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसएससी अपना एग्ज़ाम कराती है तो वह अपना एक कट ऑफ शो करेगी कि मुझे सीईटी में बच्चे चाहिए जिनके 100+ हैं, वही मेरा मेंस का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी और कहती है। तो वहाँ पर एसएससी अपना मेंस अलग खुद ही कराएगा। आईबीपीएस कहेगी मुझे 120+ बच्चे चाहिए जिनका 120+ स्कोर है सीईटी में, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आईबीपीएस मेंस को। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग एजेंसी, यानी कि तीनों एजेंसी अपना मेंस का उच्च स्तरीय परीक्षा वह स्वयं ही कराएंगे अपना अलग से। यह सीईटी एग्ज़ाम केवल प्री लेवल के लिए ही बनाया गया अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या इस एजेंसी द्वारा कराए जाने वाली सीईटी परीक्षा पास करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? तो अब आपको क्या लगता है, क्या जैसे ही आपको सीईटी एग्ज़ाम देंगे आप पास हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आप मतलब हर वर्ष में 2 बार सीईटी देने के बाद आपको नौकरी तुरंत मिल ही जाए। कोई भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट कब नौकरी दे रही है, मतलब कब वो वैकेंसी ओपन कर रही है। अगर हाँ ये अच्छा होता कि जैसे कि हर वर्ष इन्होंने बताया कि 2 बार हम लोग वैकेंसी मतलब सीईटी का एग्ज़ाम कराएंगे, उसी तरह इनको यही बताना चाहिए था हम लोग साल में हर बार 2 बार वैकेंसी भी ओपन कराएंगे। मतलब इस तरीके से अगर हर साल ही हम कह रहे वैकेंसी आती है तो भी काफ़ी हद तक बच्चों को नौकरी इसमें मिल जाएगी। पर देखते हैं क्या है। सीईटी अभी सिर्फ टियर 1 यानी कि स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्ट की परीक्षा है। इसमें पास होने वाले छात्र वैकेंसी के लिए होने वाली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप केवल इसको पास कर लेंगे, आपका स्कोर कार्ड है। उसके बाद जब भी वैकेंसी वहाँ से निकाली जाएगी केंद्र सरकार की ओर से इन एजेंसियों के द्वारा, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे और उनके मानक के अनुसार, ठीक है। और हालांकि कुछ एजेंसियां सिर्फ सीईटी परीक्षा के आधार पर सीधे नौकरी दे सकती हैं। मतलब कुछ एजेंसियां हैं ऐसे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो वो भी कह सकती हैं कि हाँ जिनका सीईटी स्कोर इतना है तो हमारे यहाँ आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं या फिर कुछ अदर एजेंसियाँ हैं, तो वो डायरेक्ट सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू स्टूडेंट्स को हायर कर सकती हैं, क्योंकि उनका काफ़ी समय बचेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ये वो। तो सीईटी के स्कोर से कई प्राइवेट एजेंसियां अपना डायरेक्ट बच्चों को हायर कर सकती हैं यहाँ पर। अगला हमारा सवाल है, अगला पॉइंट है और आज का लास्ट यही पॉइंट है, क्या इससे जल्द नौकरी मिलने में मदद मिलेगी? केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है? तो क्या इससे नौकरी जल्दी मिलेगी? केंद्र सरकार का यहाँ पर कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर यहाँ पर केंद्र सरकार समय पर वैकेंसी ओपन करती है तो ज़रूर समय ज़रूर ही जल्दी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा गवर्नमेंट का। जैसे कोई रेलवे अपना प्री एग्ज़ाम कराती तो महीनों तक उसका प्री चलता है, या फिर एसएससी एग्ज़ाम कराती तो मतलब 15-20 दिन का प्री ही चलता रहता है। तो अब ये सब नहीं होगा, प्री बच्चे पास किए रहे होंगे ईज़िली, और जब भी उनका मेंस होगा तो डायरेक्ट अब मेंस में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। मतलब जो बच्चे पास करके जाएंगे सीईटी एग्ज़ाम को वैलिड स्कोर के साथ, तो अब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हो और उनका समय काफ़ी बच जाएगा प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें रखा गया है देखते हुए सीईटी को। और इसमें शुरुआती 3 साल के लिए केंद्र सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा है 3 साल के लिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने इतना बजट दे दिया है कि हाँ आप लोग खर्चा करिए, एजेंसी को बनाइए और इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके अगले वर्ष से इसको किस तरीके से लागू करना है, और ये पूरा प्लानिंग इनका चालू हो गया है। तो अगले वर्ष हो सकता है ये जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है जो काफ़ी समय बाद सरकार लेके आई है। तो देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होंगे आगे। तो हम लोग चलते हैं, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और जुड़े रहिए अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।